नमस्कार दोस्तों, स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी के ऑनलाइन कोर्स के अंदर आपका स्वागत है। और आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करेंगे करंट अफेयर्स का मुद्दा है, और वो मुद्दा है आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच कॉन्फ्लिक्ट। आर्मेनिया और अजरबैजान जो देश हैं, उन देशों के बीच में एक युद्ध जो है वो चल रहा है। लगभग 1 महीने से ऊपर जो है वो इस युद्ध को हो गया है, और अभी भी कोई यूँ शांति का मतलब काफ़ी प्रयास तो किए गए, परंतु शांति अभी तक आई नहीं। और इसलिए पूरा विश्व जो है वो इस बात के लिए चिंता में है, कहीं ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये और ज़्यादा राइज़ नहीं हो जाए, और इसीलिए ये मुद्दा जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम चर्चा करेंगे आर्मेनिया और अजरबैजान के इस वॉर के बारे में। इसका हिस्टोरिकल जो कॉन्टेक्स्ट है वो देखेंगे कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है, कैसे ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो उसका जेनेसिस कैसे हुआ, उसके बाद में प्रेजेंट जो सिचुएशन है वो क्या है, और जियोपॉलिटिकल उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो क्या हैं, कहाँ कौन देश किसको समर्थन कर रहा है, और भारत का स्टैंड पॉइंट जो है वो उसके ऊपर क्या है। इन सभी मुद्दों पर आज हम जो है चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देख लें कि आर्मेनिया और अजरबैजान जो है वो एग्जैक्टली मैप पर है कहाँ पर। तो देखो, ये देश है जो कि है आर्मेनिया। ये तो है आर्मेनिया, और ये इसी के पास में है अजरबैजान। अजरबैजान यहाँ पर है कैस्पियन सागर, और यहाँ पर है ये जो है वो ब्लैक सी काला सागर, और एक तरफ कैस्पियन सागर। और ये बीच में जो एरिया है, इस एरिया को अपन कॉकेशस माउंटेन का रीजन जो है वो कहते हैं। यानी साउथ कॉकेशस का जो एरिया है उस एरिया के अंदर आते हैं आर्मेनिया और अजरबैजान। और ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये पता होना चाहिए कि भैया अजरबैजान का जो सीमा है वो कहाँ पर लगती है। तो अगर प्री के अंदर कई प्रकार के इस प्रकार के क्वेश्चन जो आ जाते हैं, तो जॉर्जिया की सीमा जो है वो तो लगती है ब्लैक सी से, और अजरबैजान जो है उसकी सीमा किससे लगती है, कैस्पियन सी से। और आर्मेनिया एक ऐसा देश है जो कि लैंडलॉक्ड कंट्री, ये जो है वो भू आबद्ध देश है, इसकी सीमा किसी सी से नहीं लगती। ठीक है, तो अब ये तो इसका जो है वो ज्योग्राफिकल लोकेशन हुआ। अब देखते हैं कि भाई जो विवाद है वो विवाद किसकी, तो एक तरफ आर्मेनिया और दूसरी तरफ अजरबैजान, और इन दोनों के बीच में ये जो इलाका है, इस इलाके को कहते हैं नागोर्नो काराबाख। ये नागोर्नो काराबाख का इलाका है, और इसके आधिपत्य को लेकर जो है एक विवाद है कि भाई इसमें आर्मेनिया तो कह रहा है कि ये जो क्षेत्र है उसको एक सेल्फ डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, या फिर आर्मेनिया एक तरीके से ये बात कहता है कि ये जो एरिया है वो इसमें आना चाहिए। और अजरबैजान कहता है कि ये हमारी क्षेत्रीय अखंडता का मुद्दा है, और इसलिए नागोर्नो काराबाख जो है वो अजरबैजान के अंदर। पर अब क्यों इसमें दिक्कत कहाँ से आ गई, तो एक बात ये है कि जो एरिया है वो वैसे तो आता तो अजरबैजान के अंदर है, परंतु यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन जो है वो आर्मेनियन पॉपुलेशन, मेजोरिटी पॉपुलेशन जो है वो लगभग 90% लोग जो है वो यहाँ पर आर्मेनियन एथनिसिटी, और आर्मेनियन एथनिसिटी के हैं, इस वजह से ये कहते हैं कि ये एरिया जो है वो आर्मेनिया के अंदर आना चाहिए। और अजरबैजान का कहना है कि नहीं साहब, ये क्षेत्र पहले से हमारे अंडर में था, और इसलिए अभी भी ये क्षेत्र जो है वो हमारे अंडर में रहना चाहिए। हालांकि यहाँ पर एक आर्मेनिया ये जो नागोर्नो काराबाख है, उस नागोर्नो काराबाख का एक रिपब्लिक है, इन्होंने खुद को अभी अपना एक देश घोषित किया है। हालांकि उस देश को कोई मान्यता नहीं देता, इवन आर्मेनिया ने भी उस देश को मान्यता नहीं दी है। और ये जो इसके इस तरफ का इलाका है, ये सब आर्मेनिया के कंट्रोल्ड एरिया है, आर्मेनिया के अंडर में है वर्तमान के। तो ये आर्मेनिया के अंडर में कैसे गया, और ये कैसे कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आया कैसे, या फिर ये विवाद जो है वो आया कैसे, तो इसको जानने के लिए हमें थोड़ा इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखना पड़ेगा कि इतिहास के अंदर जो है वो क्या रहा है। तो अगर हम इतिहास में जाएं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो देखो पहले यहाँ पर ना तो अजरबैजान था ना यहाँ पर आर्मेनिया। ये दोनों ही देश जो है वो देश के फॉर्म में जैसे आज हम देखते वैसे यहाँ पर पहले यहाँ पर ऑटोमन साम्राज्य, ऑटोमन साम्राज्य के अधीन ये क्षेत्र जो है वो आता था। ऑटोमन साम्राज्य हम जानते हैं कि टर्की से चला कर, टर्की के अंदर जो है एक खलीफा था, और टर्की का जो खलीफा था वहां से एक ऑटोमन साम्राज्य चला करता था, और ये पूरा इलाका जो है वो ऑटोमन साम्राज्य, यानी आज का जो पूरा मिडिल ईस्ट और ये पूरा जो नॉर्थ अफ्रीका का इलाका है, ये पूरा का पूरा ऑटोमन साम्राज्य, और ये इलाका जो है वो भी ऑटोमन साम्राज्य के अधीन ही आ रहा है। तो यानी पहले तो ये ऑटोमन साम्राज्य, अब ऑटोमन साम्राज्य जो कैसा साम्राज्य, तो ये एक मुस्लिम साम्राज्य था। ठीक है, और शुरुआत के अंदर तो यहाँ इतनी कोई समस्याएं जो है वो नहीं थी, जब तक ऑटोमन साम्राज्य सशक्त था तब तक तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर कभी आई नहीं, रिलीजियस प्रॉब्लम जो है वैसी नहीं हुई। पर जैसे जैसे ऑटोमन साम्राज्य कमजोर होता गया,
मतलब हम ये कहें कि जो 19th सेंचुरी या 19th सेंचुरी का जो लेट 19th सेंचुरी, उसके अंदर ऑटोमन साम्राज्य धीरे 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 कमजोर होने लगा। और जब धीरे धीरे कमजोर होने लगा, और कोई भी साम्राज्य अगर कमजोर होने लगता है, तब उसको लगता है कि हम हमारी ये जो जनता है, उस जनता के बीच में अब क्योंकि हमारी राज को थ्रेट पहुंच रहा है, तो किसी तरीके से हमें हमें जो रिलीजियस सॉलिडेरिटी है उसको हमें बढ़ावा देना, यानी यहाँ पर जो धर्म का मामला जो है उसको हमें उठाया जाए और ये कहा जाए कि लोगों के अंदर धार्मिक एकता रखा हो। ये ऑटोमन साम्राज्य अपने में साम्राज्य नहीं है, वो धर्म का प्रतीक बनना चाहता। तो जैसे जैसे कमजोर होना चाहिए होने लगा, तो इनको धर्म की जो है वो चिंता सताने लगी, और चिंता सताने लगी तो उन्होंने देखा कि भाई हमारे यहाँ पर जो है और माइनॉरिटीज कौन कौन सी। पहले यहाँ पर जो है वो माइनॉरिटीज के साथ ऐसा कोई खास प्रॉब्लम नहीं थी, पर जब ये साम्राज्य कमजोर होने लगा तब जाकर माइनॉरिटीज की समस्याएं जो है वो आई। और इन्होंने ये देखा कि ये जो इलाका है आर्मीनिया का, और वर्तमान का जो आर्मीनिया और उसके आसपास का इलाका जो है, ये वह इलाका है जिसके अंदर क्रिश्चियन माइनॉरिटी जो है वो रहती है, यानी यहाँ पर ईसाई रहते हैं। और ऑटोमन साम्राज्य जो है वो कैसा है, तो वो एक मुस्लिम साम्राज्य है। तो इन्होंने जो ये जो आर्मीनिया का जो इलाका है, वहां पर जो क्रिश्चियंस थे, इन क्रिश्चियंस का एक बड़े स्केल पर इनका जेनोसाइड जो किया, मैसेकर किया, बहुत बड़े स्तर पर लोगों को मारा गया। और इसे कहा जाता है हमीदियन मैसेकर कहा जाता है। तो हमीदियन मैसेकर हुआ जो आर्मेनिया का, वो हुआ 1894 से लेकर 1896, और इसके अंदर कई लाख लोग जो है वो मारे गए, और बहुत सारे लोगों को जो है वो इन्होंने क्रिश्चियन को मार दिया, और ये कहा कि नहीं भाई अपना जो मुस्लिम साम्राज्य है हमें उसको बचाना है। तो इस प्रकार से तो आर्मेनियंस के बीच में, या फिर वहां की जो क्रिश्चियन माइनॉरिटी थी उसके बीच में, और वहां की जो मुस्लिम मेजोरिटी थी उसके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट का जो पॉइंट है वो वहां से शुरू हो गया, इस हामिदियन, यहाँ पर हामिदियन मैसेकर हुआ 1894-96 के अंदर, और तब से एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ गया। ये कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा बढ़ा, वो कब बढ़ा, तो वो बढ़ा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में हुई, तो देखो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, तो आपने अगर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी हो थोड़ी बहुत, तो आपको ये पता होगा कि जो टर्की का ऑटोमन साम्राज्य था, वो जर्मनी और ऑस्ट्रो हंगेरियन जो एम्पायर है उसके साथ में मिलकर काम कर, यानी इन तीनों का एक एक्सेस जो है वो बना हुआ था। ऑटोमन साम्राज्य जर्मनी के साथ था, और इधर दूसरी तरफ जो ब्रिटेन है या फिर जो फ्रांस है, ये सब जो देश है वो मित्र देश थे, मित्र राष्ट्र, और मित्र राष्ट्र इनके विरुद्ध लड़ रहे थे। ठीक है, इधर इवन रशिया भी जो है वो मित्र राष्ट्रों के साथ में था। तो इस समय एक समस्या ये आई कि ये जो ऑटोमन साम्राज्य था, उस ऑटोमन साम्राज्य को ये लगा कि क्योंकि ये जो मित्र राष्ट्र है इसमें जैसे ब्रिटेन है, फ्रांस है, रशिया है, ये सारे के सारे क्रिश्चियन देश हैं, और ऑटोमन साम्राज्य मुस्लिम देश है। तो इनको ये डर सताया कि कहीं ये आर्मेनियंस जो है, आर्मेनियन जो माइनॉरिटी या जो वहाँ की क्रिश्चियन माइनॉरिटी है, वो कहीं इस जो ये मित्र देश हैं या फिर जो ये अलाइड पावर्स हैं, इनको कहीं समर्थन ना दे। और इस डर से उन्होंने बहुत बड़े स्तर पर जो है वो मैसेकर करवाया। तो टर्की जो है, उस टर्की के द्वारा, टर्की का और आर्मेनिया का बॉर्डर लगता है आपस में, और उस बॉर्डर लगने के बाद में उन्होंने वहां पर जो है वो जितने भी ये जो आर्मीनियंस थे, इन आर्मीनियंस को बहुत बड़े स्केल के ऊपर मारा गया। मतलब बच्चों को, बूढ़ों को, महिलाओं को, जो भी लोग सामने आए उन सभी को जो है कॉन्सेंट्रेशन इनके अलग कैंप में भी रखा गया, उनको बहुत सारी यातनाएं भी दी गई, और उनको जो है मारा गया। लगभग 15 लाख लोग जो वो मारे गए इस मैसेकर के। 1915 का ये मैसेकर है। मतलब हम जब भी कभी वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करते हैं तो हम बात करते हैं हिटलर की, और हिटलर का जो यहूदियों के प्रति जो उसके अत्याचार थे, और उसके अंदर जो उसने हॉलोकास्ट किया, बहुत सारे यहूदियों को मारा, उसकी तो चर्चा जो है बार बार होती है। जर्मनी उसको जो है वो स्वीकार भी करता है कि हमने ऐसा किया, ठीक है। परंतु यहाँ पर आर्मेनियंस के साथ में जो मैसेकर हुआ, उसको इतना कोई लोग जो है वो इतना मान्यता भी नहीं देते। इवन बहुत सारे लोग जानते भी नहीं है कि ऐसा कुछ जो है वो भी हुआ है, और आर्मेनियंस इसको याद रखना चाहते हैं। और इसीलिए 24 अप्रैल 1915 को ये एक्चुअली मैसेकर शुरू हुआ था, और इसीलिए आर्मेनियंस हर 24 अप्रैल को इस मैसेकर की जो रिमेम्बरेंस का, इसका जेनोसाइड जो जेनोसाइड का रिमेम्बरेंस का डे मनाते हैं। टर्की जो है वो, टर्की आज भी इसको स्वीकार ही नहीं करता। टर्की तो कहता है कि हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। मतलब इतने बड़े स्केल पर आपने पता लगभग 15 लाख लोगों को जो है वो मार दिया, और उसके बाद में आप ये स्वीकार भी नहीं करते हो कि हमने किसी को जो है वो मारा भी। तो और मारा क्यों? ताकि आपका जो है वो ये डिवीजन, जो रिलीजियस डिवीजन है, उस रिलीजियस डिवीजन को बढ़ावा दिया जा सके। अब वो तो साहब यातनाएं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की चली, वो तो चली, ठीक है, पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी ज्यादा दिन तक नहीं चल सका। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला 1918, यानी 1914 में शुरू हुआ, 1918 में प्रथम विश्व युद्ध जो है वो खत्म हो जाता।
और जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ, वर्साई की संधि हो गई, उसके बाद में ये जो आर्मीनियंस थे या फिर यहाँ पर जो लोग थोड़े बहुत जो बाद में बचे थे, उन्होंने कहा कि साहब अब तो हमको जो है हमारा खुद का देश मिलना चाहिए और हमें भी अपना जो है सेल्फ डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, हमें हमारे पास में हमारा खुद का देश हो। और इसलिए इनके बीच में और ये जो अजरबैजान की जो एजेरी जो पॉपुलेशन है, इनके बीच में एक युद्ध जो है वो शुरू हो गया। तो ये आर्मेनियन जो है वो मैसेकर हुआ, और मैसेकर के बाद में इन आर्मेनियंस के बीच में और अजरबैजान की जो एजरी पॉपुलेशन है, मतलब ये एथनिसिटी को है, ये दोनों जो देश है, देश के रूप में तो उस समय नहीं थे, परंतु जो एथनिसिटी है वो जरूर एग्जिस्ट करती। तो ये दोनों एथनिसिटी जो लोग हैं वो लड़ाई लड़ने लगे। 1918 से लेकर 1920 तक ये युद्ध चला, और इसको कहा जाता है फर्स्ट आर्मेनियन एंड अजरबैजान वॉर। पहला आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में जो वॉर हुआ वो 1918 से लेकर 1920 के बीच। अब इसमें एक मजे की बात यह है कि आप ये सोचोगे अच्छा वॉर हुआ तो 20 में खत्म हुआ, तो जीता कौन? आर्मेनिया जीता या अजरबैजान जीता? तो देखो इसमें जीता ये दोनों ही नहीं, ना आर्मेनिया जीता ना अजरबैजान जीता, ये दोनों ही एक तीसरी शक्ति के अधीन आ गए। और वो जो तीसरी शक्ति है वो कौन है? वो है यूएसएस, सोवियत रूस। सोवियत रूस जो है 1917 के अंदर, पहले 1917 के अंदर रूस के अंदर एक सोवियत ये जो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हुई, और उस कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन के बीच में रूस की जो ज़ारशाही थी उसको वहां पर समाप्त कर दिया गया, और रूस के अंदर एक जो कम्युनिस्ट शासन है वो स्थापित। और वो जो कम्युनिस्ट जो पावर में आए, उन्होंने ही बाद में जो है क्षेत्र के ऊपर भी कब्जा कर लिया। और उस समय जो इनका जो लीडर हुआ करता था जिसका नाम था जोसेफ स्टालिन, तो स्टालिन जो है वो इनका लीडर बन गया, और स्टालिन ने इस क्षेत्र को जो सोवियत रूस है उस सोवियत रूस के अंदर मिला लिया। अब सोवियत रूस में तो मिला लिया, पर स्टालिन भी बहुत होशियार आदमी। स्टालिन ने कहा कि यार ये लोग तो जो है वो फिर क्या पता हमारी जो सत्ता है उसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे, तो सत्ता हमारी माने इसके लिए क्या करें? इसके लिए एक काम है, फूट डालो और राज करो। कि इन दोनों के अंदर किसी तरीके से जो है वो कोई ना कोई ऐसी फूट का हम अगर एलिमेंट डाल दें तो ये दोनों आपस में लड़ते रहेंगे, और ये आपस में लड़ते रहेंगे तो इनको कंट्रोल करने के लिए हम एक तीसरी शक्ति के रूप में जो है वो हमेशा रहेंगे, और इसलिए इन दोनों को ही हमारी जरूरत जो है वो रहेगी। तो फूट डालो राज करो के तहत जो स्टालिन है, स्टालिन ने क्या किया कि ये जो एरिया था, ये जो नगार्नो काराबाख का, वहां है तो वहां है तो आर्मेनियंस, पर इसने क्या किया कि वो आर्मेनियंस हैं परंतु उसके बाद भी उस अजरबैजान की जो सोवियत थी उसके अधीन दे दिया। मतलब जो ये सोवियत रूस था, मतलब उस समय जो रशिया था, ये यूएसएसआर बहुत सारे अलग अलग सोवियतों के अंदर डिवाइडेड। वहां एक आर्मेनियन सोवियत थी और एक जो है वो अजरबैजानियन सोवियत, अजरबैजान की सोवियत थी और एक आर्मेनिया की। तो उन्होंने जो अजरबैजान की सोवियत बनाई उसके अधीन एक क्षेत्र जो है वो उन्होंने इसका आर्मेनियन पॉपुलेशन वाला भी इसके अंदर डाल दिया, ताकि ये दोनों जो है वो आपस में लड़ते रहे, इन दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम बनी रहे। अब क्योंकि यूएसएसआर उस समय एक महाशक्ति था, बहुत बड़ी शक्ति थी, इसलिए इन दोनों के अंदर ही हिम्मत नहीं थी कि यूएसएसआर को तो जो है वो विरोध करें उसका, तो इसलिए दोनों के दोनों जो है चुपचाप रह गए। उस समय तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया। और इससे इसका अर्थ है कि 1921 का जो एरिया है, 1921 के बाद का जो टाइम पीरियड है उसमें जब तक यूएसआर स्ट्रांग रहा तब तक इन दोनों में कोई प्रॉब्लम, पर यूएसएसआर में खुद में समस्याएं आई। वो कब आई? 1980 का जो दशक है, 1985, 1985 के अंदर यूएसएसआर के अंदर एक राष्ट्रपति बनता है जिसका नाम है मिखाइल गॉर्बाचेव। मिखाइल गॉर्बाचेव के द्वारा कुछ पॉलिसीज अपनाई गई, ठीक है, ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका इनको कहते हैं, हालांकि हम उसमें नहीं जाएंगे डिटेल में। तो उसके द्वारा कुछ पॉलिसीज अपनाई गई जिसके कारण जो सोवियत रूस है उस सोवियत रूस धीरे धीरे जो है कमजोर होने लगा। और सोवियत रूस के अंदर ये जितनी भी सोवियतें थी, ये सोवियतें जो है वो स्वतंत्रता मांगने लगी कि हमको बहुत दिन हो गया इस आपके संघ में रहते हुए, अब हमको इस संघ से बाहर जाना है और बाहर जाकर हम अपने अपने देश से अपना अपना काम जो है चलाना चाहते हैं। और ऐसे ही आंदोलन जो है वो सब जगह हुए। 1988 1988 जो है, उस 1988 में ये जो नागोर्नो काराबाख का जो इलाका है, इस नागोर्नो काराबाख के अंदर भी इसी प्रकार के जो विरोध प्रदर्शन है वो हुए। और यहाँ की एक असेंबली थी, मतलब स्टालिन ने इस नागोर्नो काराबाख को दे तो दिया था अजरबैजान को, परंतु इनको ये भी लगा कि बहुत ज्यादा विद्रोह ना हो जाए, इसलिए इन्होंने कुछ स्वायत्तता भी दे दी। और वो जो स्वायत्तता ऑटोनॉमी दी, उस ऑटोनॉमी के तहत उनकी खुद की एक असेंबली भी हुआ करती। और उस असेंबली ने 1988 के अंदर एक प्रस्ताव पारित, एक रेजोल्यूशन जो है पास की, और उस रेजोल्यूशन में उन्होंने कहा कि साहब हमको जो है वो आर्मेनिया के अंदर मिलना है। और आर्मेनिया में मिलने के लिए उन्होंने जो है वो प्रयास शुरू कर दिए।
और इधर से जो अजरबैजान के जो लोग हैं वो कहेंगे नहीं साहब आपको नहीं मिलने देंगे, और नहीं मिलने देंगे। इसके कारण जो ये नागार्नो काराबाख का एरिया जो वापस हीटेड, यहाँ पर इंटेंस वायलेंस जो है वो शुरू हो गई, हिंसा शुरू हो गई। अब इस हिंसा को कंट्रोल करने की पहले तो जिम्मेदारी किसके ऊपर थी? यूएसएसआर पर थी। पर अब क्योंकि यूएसएसआर कमजोर हो चुका है और 1991 1991 में जो है 1991 में तो यूएसएसआर का खुद का विघटन हो गया। 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, यानी अब यूएसएसआर नाम की कोई चीज है ही नहीं। आर्मेनिया और अजरबैजान खुद एक नए देश बन गए। तो अब इनकी समस्या को कौन सुलझाएगा साहब? तो समस्या को सुलझाने वाला नहीं है तो इनको आपस में लड़ो, जिसकी शक्ति है वो जो है वो उसकी जमीन हो जाएगी। तो इसलिए 1988 से जो है प्रॉब्लम तो चल ही रही थी। 91 के अंदर जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, उसके बाद में वायलेंस जो है और ज्यादा इंक्रीज हो गया और इनके बीच में युद्ध जो है बड़े स्तर पर होने लगा, और आर्मेनिया और अजरबैजान एक बार फिर से युद्ध के अंदर। विश्व के बाकी सभी देश जो है इससे चिंतित थे कि भाई ये युद्ध जो है वो किसी तरीके से समाप्त हो। और इसमें भी जो सबसे बड़ा रोल प्ले कर सकता था वो ऑब्वियसली कर सकता था कौन? यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो यूएसएसआर का जो उत्तराधिकारी बना वो बना आज का रशिया, रूस। और रूस इसमें एक रोल प्ले कर सकता था। इसीलिए 1994 में 1994 में रूस के द्वारा, रूस की मध्यस्थता से यहाँ पर एक युद्ध विराम हो गया, सीज फायर हो गया। यानी ये जो लड़ाई है उस लड़ाई के अंदर सीज फायर। और आज हमने जो थोड़ी देर पहले जो मैप देखा था, ये जो मैप देखा, इस मैप के अंदर ये जो रीजन हमने कहा कि सब ये वाला इलाका जो है वो अभी आर्मेनिया के कंट्रोल में, और यहाँ पर इन्होंने अपनी एक खुद की स्वायत्त, अपना एक गणराज्य घोषित कर रखा है। तो ये रिजल्ट किसके हैं? ये रिजल्ट उसी युद्ध 1991 में, 1991 में जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो इस नगार्नो काराबाख ने कहा कि हम तो खुद अपने आप में एक देश बनना चाहते हैं, हम ना तो आर्मेनिया में जाना चाहते हैं ना हम अजरबैजान में जाना चाहते हैं। आर्मेनिया ने कहा नहीं 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 ऐसे कैसे, ये तो हमारे अंदर रहेंगे, और अजरबैजान ने कहा नहीं 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 ऐसे कैसे, ये हमारे अंदर रहेंगे। तो अब आर्मेनिया ने इसके ऊपर पूरे पर तो कब्जा नहीं किया, पर इस अजरबैजान का ये जो बाकी एरिया है, इसके आसपास का जो इलाका है, उसके ऊपर जो है कब्जा कर लिया। तो ये आज भी ये जो इलाका है वो किसके कंट्रोल में है? वो कंट्रोल में आर्मेनिया। तो ये आर्मेनिया के कंट्रोल में, और ये जो इलाका है, इस इलाके के अंदर एक स्वायत्त जो गणराज्य है, स्वायत्त के मतलब एक अलग से रिपब्लिक जो उन्होंने घोषित, इसे रिपब्लिक ऑफ आर्थसाक यानी रिपब्लिक ऑफ नगोर्नो काराबाख जो कहा जाता है। हालांकि इन्होंने खुद का ये देश घोषित तो कर दिया, एक स्वतंत्र देश, परंतु विश्व के अंदर कोई भी देश जो है इसको स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता नहीं देता। इवन आर्मेनिया जो है वो भी इसको स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता नहीं देता। तो वर्तमान की सिचुएशन जो है वो ये है कि ये इलाका अपने आप को तो स्वतंत्र कहता है, परंतु इसको कोई स्वतंत्र मानता नहीं। लीगली किसके अंडर में है ये? वैसे देखा जाए तो वैसे ये अजरबैजान के। एथनिसिटी किसकी है ज्यादा यहाँ पर? तो एथनिसिटी यहाँ पर आर्मेनियन। और आर्मेनिया जो है तो 94 का जो सीज फायर हुआ था उस समय आर्मेनिया एक सिग्निफिकेंट जो पोर्शन है उसके अंदर कंट्रोल में भी। और आर्मेनियंस ने भी 1994 से पहले जो लड़ाई हुई थी उसके अंदर कई अजरबैजान के जो लोग हैं उनको मारा भी था। तो इसलिए अजरबैजान वालों को भी उस समस्या है, ठीक है, कि हमारे वाले कुछ क्षेत्र उन्होंने कब्जा कर रखा। अब 1994 के बाद लगभग जो है वो यहाँ पर शांति रही। हालांकि कोई फुल फ्लेज सोल्यूशन जो है वो तो नहीं निकल पाया, परंतु लगभग जो है यहाँ पर शांति रही है, ठीक है। कई कभी कभी थोड़े थोड़े जो है वो इवेंट्स ऐसे होते रहे, मतलब ये एक बहुत लंबा इवेंट चला, वॉर चली, बाकी इससे पहले छोटे छोटे कभी झगड़े जो होते हैं वो हो जाते हैं। जैसे 2016 के अंदर 4 दिन का युद्ध हुआ था, तो 4 डे वॉर जो है उसको कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद में लगभग जो है वो यहाँ पर शांति है, और अभी 27 सितंबर को जो है वापस यहाँ पर जो है वो एक दूसरे पर इन्होंने मिसाइलें फायर की और प्रॉब्लम जो है फिर से शुरू हो गई। तो ये हमने देखा। अब देखो दो पक्ष लड़ने वाले, एक तो आर्मेनिया और एक अजरबैजान है। अब इसमें आर्मेनिया क्या चाहता है? आर्मेनिया का मानना है सेल्फ डिटर्मिनेशन। ये तो कहते हैं कि जो ये जो इलाका है उस इलाके के अंदर जितने लोग हैं इनको आत्मनिर्णय लेने दिया जाए। इनको ये कहा, मतलब ऐसा अजरबैजान ने जो कब्जा कर रखा है, इनका कहना है कि अजरबैजान ने कब्जा कर रखा है, और इनका कहना है कि आर्मेनिया के जो लोग वहां रहते हैं उनको एक सेल्फ करने दो कि वो आर्मेनिया में मिलना चाहते हैं या खुद का एक देश बनाना चाहते हैं, जो भी। तो सेल्फ डिटर्मिनेशन के समर्थन में तो है कौन? आर्मेनिया। और दूसरी तरफ अजरबैजान, ये क्या समर्थन, ये किसका बात का समर्थन करता है? ये कहता है क्षेत्रीय अखंडता का। ये कहता है कि हमारी जो टेरिटरी है, हमने जो भी टेरिटरी बना रखी थी, उस टेरिटरी के अंदर कोई समस्या नहीं आनी चाहिए और उसका कोई पोर्शन जो है बाहर नहीं जाएगा।
तो जितनी इनकी टेरिटरी है वो टेरिटरी पूरी अखंड रहनी चाहिए, इंटीग्रिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी बनी रहनी। तो ये दो कंटेस्टेशन जो है वो यहाँ पर बने हुए हैं। और फिर अभी जैसे अपन ने बात की कि 27 पहले तो लंबे समय तक जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। एक प्रॉब्लम जो है वो हुई थी कब, 2016 में, और उसको अपन कहते हैं 4 डे वॉर। ये 4 दिन का युद्ध जो है 2016 में हुआ, और अभी 2020 के अंदर जो है वो 27 सितंबर 2020 को इन दोनों देशों के द्वारा एक दूसरे के ऊपर हमले किए गए। कई सिविलियंस भी मारे गए और कई जो है मिलिट्री के अंदर भी काफी लोग जो है मारे गए। इसके अंदर ऐसा माना जा रहा है कि जो अजरबैजान है उसका पलड़ा थोड़ा भारी है। ठीक है, तो ये लड़ाई जो है वो हुई, अभी चल रही है, अभी तक ये चल रही है। अब क्या इंपॉर्टेंस है इसका, हमने विवाद तो समझ लिया कि इन दोनों के बीच में जो झगड़ा किस बात का है, झगड़ा तो समझ लिया, झगड़ा तो इस बात का, पर इस झगड़े की या इस एरिया की क्या कुछ इंपॉर्टेंस भी, कोई स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है क्या इस झगड़े की, क्यों क्यों हम पढ़ रहे हैं इसको? तो स्ट्रेटेजिकली ये काफी इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले तो ये रीजन, इसको अगर हम देखे जाए तो क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अजरबैजान का जो इलाका है वो पड़ता है इधर कैस्पियन सी, इसका कॉस्ट लगता है, मैंने पहले ज्योग्राफी में देखा, और ये बाकू इसकी कैपिटल है। कैस्पियन सी जो है वहां पर ऑयल और गैस के बहुत बड़े भंडार जो है वहां पर हैं, और ऑयल और गैस के बहुत बड़े भंडार होने के कारण, ये तेल और गैस के बड़े भंडार होने के कारण यहाँ से कई सारी ऑयल और गैस की पाइपलाइंस जो है वो निकलती है। ठीक है, जैसे इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पाइपलाइन जो है, एक तो है ये एससीपी। एससीपी का मतलब है साउथ कॉकेशियन पाइपलाइन। साउथ कॉकेशियन पाइपलाइन जो है वो है, साउथ कॉकेशियन पाइपलाइन यहाँ बाकू से शुरू होती है, ये जॉर्जिया है, जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिस, तिब्लिस होते हुए ये टर्की के अंदर से जो है वो आगे चली जाती है। एक तो ये पाइपलाइन है यहाँ पर, और इसको कहा जाता है ट्रांस एंटोलियन नेचुरल गैस पाइपलाइन, तानाप, ट्रांस एंटोलियन नेचुरल गैस पाइपलाइन जो है वो ये है। और दूसरी इंपॉर्टेंट जो पाइपलाइन है वो ये वापस यहाँ से शुरू होती है, इसको कहा जाता है बाकू तिब्लिस सियान क्रूड ऑयल पाइपलाइन। बाकू से जाती है तिब्लिस, और तिब्लिस से आगे हम देखें तो ये सियान जो है वो टर्की का एक पोर्ट है, और यहीं से जो मिडिल ईस्ट है, ये मेडिटेरेनियन सी है, इसके आगे भूमध्य सागर है, और भूमध्य सागर से यूरोप जो है यूरोप के अंदर सप्लाई होती है। तो यहाँ से यूरोप के अंदर सप्लाई होने की ये दो इंपॉर्टेंट, तो ये गैस पाइपलाइन है, और दूसरी जो है वो नेचुरल जो ऑयल है उस ऑयल की पाइपलाइन। तो देखो जो यूरोप है उस यूरोप का काफी हद तक गैस और ये ऑयल के लिए पहले रशिया पे निर्भर था। ठीक है, फिर कुछ इनके कॉन्फ्लिक्ट हुए, और उसके बाद में अगर ऑल्टरनेटिव देखना है इनको और दूसरे कहाँ से सोर्स हो सकता है, तो दूसरा बड़ा सोर्स जो है वो यही है। और इसीलिए कोई भी नहीं चाहता कि ये जो इलाका है इस इलाके में किसी प्रकार की समस्या हो। और ये अगर हम देखें, ये पाइपलाइन देखो ये कहाँ से गुजर रही है, ये वो इलाका है नागोर्नो काराबाख, और इसके पास से गुजर रही है, मतलब लगभग 16 किलोमीटर का ही दूरी है के बीच। और अगर यहाँ पर ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है, बहुत तेजी से लड़ाई होती है, तो इसका मतलब ये जो सप्लाई है वो सप्लाई रुक सकती है। फिर इस पाइपलाइन को डैमेज हुआ तो ये सप्लाई रुक जाएगी, और ये सप्लाई रुकी तो फिर यूरोप के अंदर और बाकी जगह पर जो ऑयल सप्लाई हो रही है वो कम हो जाएगी, यानी विश्व के मार्केट के अंदर तेल की आपूर्ति है वो कम होगी, और तेल की आपूर्ति कम होगी तो उसकी प्राइसेस जो है वापस जो है अनस्टेबल हो सकते हैं। तो इसलिए कोई भी नहीं चाहता कि ये जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा आगे बढ़े। तो एक तो स्ट्रेटेजिक इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो इसलिए है क्योंकि ये जो रीजन है वो काफी एनर्जी रिच रीजन है, ऊर्जा के मामले में काफी समृद्ध क्षेत्र। फिर दूसरा इसका जियोपॉलिटिकल जो इंपॉर्टेंस है, भू राजनीतिक रूप से अगर हम देखें तो यहाँ पर काफी सारे बाहरी देश जो है वो भी सम्मिलित है। ऐसा नहीं है कि अजरबैजान और आर्मेनिया दो ही लड़ रहे हैं, बाहर की जो शक्तियां हैं, बाहरी हस्तक्षेप जो है वो बहुत ज्यादा है, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस जो है वो बहुत ज्यादा। एक्सटर्नल इंटरफेरेंस किसका? तो सबसे पहला एक्सटर्नल इंटरफेरेंस है वो है टर्की। तो अपन ने देखा इस समस्या की जो मूल जड़ है वो टर्की के अंदर, टर्की ने ही ये सभी, पहले जो है ऑटोमन साम्राज्य में थे तो टर्की के द्वारा ही ये सारे काम किए गए थे, और अभी भी टर्की जो है वो इस लड़ाई को फ्यूल दे रहा है। और टर्की के द्वारा सीधा सीधा ये घोषणा किया गया कि टर्की जो है वो अजरबैजान का इसमें समर्थन करता है। टर्की के द्वारा सीरिया से और लीबिया से और यहाँ पर इनके जो लड़ाके थे, मिलिटेंट्स थे, मतलब सीधे सीधे अपनी सेना तो मतलब हथियार तो दे ही रहा है, और दूसरे देशों में काम करने वाले जो लड़ाके हैं उन लड़ाकों को भी, जो भाड़े पर आते हैं ऐसे लड़ाकों को भी उसने जो है वो यहाँ पर भेजा है। यानी टर्की के द्वारा मैन पावर भी इनको दी जा रही है और वेपन्स जो है वो भी दिए जा रहे हैं। क्यों टर्की इतना सपोर्ट क्यों करता है? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर आर्मेनियंस तो उनको लगे थे कि भैया हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे, पर अजरबैजानी जो है वो मुस्लिम पॉपुलेशन है यहाँ पर। देखो अजरबैजान में मुस्लिम है, और मुस्लिम भी शिया है,
ये जो अजरबैजान की पॉपुलेशन है उसमें मेजॉरिटी मुस्लिम्स हैं और मुस्लिम में शिया मुस्लिम। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर उन्होंने सपोर्ट किया था और 1991 के अंदर जब अजरबैजान बना, जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ और आर्मेनिया और अजरबैजान दो नए देश बने, तो उस अजरबैजान को रिकॉग्नाइज करने वाला, को समर्थन देने वाला, उसको मान्यता देने वाला पहला कोई देश था तो वो टर्की। इसलिए टर्की और अजरबैजान के रिलेशन जो है वो पहले से ही बहुत अच्छे हैं और इसी वजह से टर्की जो है वो लगातार उसका समर्थन करता है। एक और दूसरा कारण भी है, टर्की जो है वो पहले ऑटोमन साम्राज्य के काल में टर्की जो है पूरे मुस्लिम जो वर्ल्ड था, इस्लामिक जो वर्ल्ड था, उस इस्लामिक वर्ल्ड का नेता हुआ करता। और टर्की के अंदर अब वापस वो मन में है कि क्यों ना ये जो इस्लामिक विश्व है, इस इस्लामिक विश्व का नेतृत्व जो है वो मैं करूं। इस्लामिक विश्व का नेतृत्व अभी जो है जैसे शिया जितनी कंट्रीज है उनका नेतृत्व ईरान करता है और जो सुन्नी कंट्रीज है उनका नेतृत्व सऊदी अरब करता है। तो सऊदी अरब और ईरान की जगह टर्की चाहता है कि मेरी जो नेतृत्व है वो आए और इसीलिए टर्की हर इस्लामिक देश के जो छोटे मोटे झगड़े हैं उसके अंदर अपनी जो अपनी पंचायती वहां पर करता रहता है। और इसीलिए जो है वो इन्होंने इस अजरबैजान का भी समर्थन, इवन हम देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो कश्मीर का इशू है उसके अंदर भी टर्की के द्वारा जो है वो कश्मीर के मुद्दे पर भी पाकिस्तान का समर्थन किया गया और वो भी इसीलिए किया गया ताकि ताकि जो इस्लामिक विश्व है उसके अंदर एक मैसेज दिया जा सके कि टर्की जो है वो इस्लामिक विश्व का एक बड़ा नेता है। तो यहाँ पर भी टर्की जो है वो इसी प्रकार का काम करना चाहता है। और दूसरा, अगर इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर वो रहा तो ये जो साउथ कॉकेसस का इलाका है उसके अंदर टर्की की और ज्यादा जो पहुंच है वो बढ़ जाएगी। अजरबैजान में अगर इनकी पहुंच बढ़ती है तो अजरबैजान पे इनका कंट्रोल अच्छा हो, पहले से भी है और अच्छा हो जाएगा। और दूसरी तरफ जॉर्जिया जो है, जॉर्जिया और रशिया के रिलेशन पहले से खराब है, तो जॉर्जिया के अंदर भी इनका जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ जाएगा। यानी दो एनर्जी रिच जो एरियाज है उसके अंदर टर्की का इन्फ्लुएंस जो बढ़ सकता है। तो इसलिए टर्की के द्वारा यहाँ पर जो है वो काफी काम किया और इस लड़ाई का बढ़ने का मुख्य कारण भी टर्की। ठीक है, तो ये तो टर्की का बात हुई। दूसरा और इंपॉर्टेंट प्लेयर कौन है? तो दूसरा इंपॉर्टेंट प्लेयर है इसके अंदर रशिया। रशिया जो है, रशिया के आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों से ही अच्छे, क्योंकि दोनों ही पहले जो है सोवियत रूस के अंडर में थे और सोवियत रूस के अंडर में थे, इसलिए दोनों ही इनसे तो रशिया का तो संबंध जो है उससे बढ़िया है और रशिया इवन दोनों को ही जो है वो वेपन्स भी सप्लाई करता है। परंतु इन दोनों में अगर कंपेयर किया जाए कि भाई ज्यादा अच्छे किसके साथ में, तो ज्यादा अच्छे इनके हैं आर्मेनिया के साथ। आर्मेनिया जो है, उस आर्मेनिया के अंदर एक रशिया का मिलिट्री बेस, रूस का एक सैन्य अड्डा जो है वो भी आर्मेनिया में है और आर्मेनिया की जो इकोनॉमी है वो बहुत हद तक रशिया के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब वहां पर बहुत सारी चीजें जो है वो रशिया से इंपोर्ट की जाती है। तो इसलिए रूस जो है वो, रूस का समर्थन यहाँ पर अगर किसी देश को है तो वो है इस आर्मेनिया को ज्यादा समर्थन है। हालांकि रूस नहीं चाहता कि यहाँ पर जो लड़ाई है वो आगे बढ़े, क्योंकि लड़ाई अगर आगे बढ़ती है तो रूस को एक समस्या जो है वो इसलिए आ सकती है क्योंकि रूस के नेतृत्व में, रशिया के नेतृत्व में एक संगठन बना हुआ है जिसको कहा जाता है सीएसटीओ या कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन। ये कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है सीएसटीओ, ये सीएसटीओ वहां पर एक तरफ, जैसे अपन ने नाटो का नाम सुना होगा आपने, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो वो जिस प्रकार का नाटो है उसी प्रकार का एक छोटा स्वरूप जो है वो रशिया के द्वारा लेड है जिसको हम कहते हैं सीएसटीओ। तो सीएसटीओ का सदस्य है आर्मेनिया और अगर आर्मेनिया के ऊपर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो फिर रशिया को इस वॉर के अंदर इंटरवेंशन करना जो है वो बाध्यकारी हो जाए, जो इस संधि के तहत जो है उसको बाध्यकारी हो जाएगा कि उनको वहां पर कुछ ना कुछ तो वहां पर करना ही पड़ेगा और उनका साथ देना। अब इसलिए फिर क्योंकि ये सीएसटीओ बहुत न्यूज में है तो फिर अपन को देखना पड़ेगा कि सीएसटीओ क्या चीज है। तो कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये देखो, ये एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस, अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है। जैसे नाटो एक मिलिट्री अलायंस है, वैसा ही मिलिट्री अलायंस है सीएसटीओ। संधि ये हुई थी, सीएसटीओ की जो ट्रीटी है वो संधि हुई थी 1992 में, 1992 के अंदर ये इन्होंने संधि की। ताशकंद संधि भी कहा जाता है, यहाँ पर लिखा नहीं है मैंने, पर उसको ताशकंद ट्रीटी या ताशकंद संधि जो है वो भी कहा जाता है, उसके माध्यम से इसकी स्थापना 1992 में तो संधि थी। फिर ये ऑर्गेनाइजेशनल स्वरूप जो है इसने 2002 में लिया, 1992 में तो संधि पर हस्ताक्षर हुए और 2002 के अंदर तो पहले सीएसटीटी कहा जाता, सीएसटी कहा जाता, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी,
फिर कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कब बना? तो ये ऑर्गेनाइजेशन बना 2002 के, 2002 में ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट हो गया। और इसमें का मुख्यालय कहाँ है? तो मॉस्को के अंदर इसका संधि तो हुई है ताशकंद के अंदर, और मुख्यालय है मॉस्को में, रशिया में, क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट देश है वो रशिया है। कुल कितने सदस्य हैं? तो 6 सदस्य। आर्मेनिया है, बेलारूस है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और ताजिकिस्तान। पहले उज्बेकिस्तान भी इसका सदस्य होता था, परंतु उसके बाद में वो जो है वहां से बाहर निकल गया, इसलिए वर्तमान में उज्बेकिस्तान इसका सदस्य नहीं है। 2 इसके ऑब्जर्वर स्टेट भी है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट जो बात इसके अंदर है सीएसटीओ, वो इसका आर्टिकल 4। सीएसटीओ का जो चार्टर है, यानी उसका जो चार्टर मतलब उसका तरह का संविधान, और उसका जो चार्टर, उस चार्टर का जो आर्टिकल 4 है, ये आर्टिकल 4 ये कहता है कि अगर कोई भी देश, ये जो 6 देश हैं, इन 6 देशों के ऊपर अगर कोई बाहर से कोई देश अटैक करता है, किसी प्रकार का अटैक करता है, तो ये सभी देश एक दूसरे की सहायता जो है वो करेंगे। Members of the organization must provide assistance if one of these members is territorially threatened by external military intervention. Territorially threatened मतलब उसके क्षेत्र पर बाहर से जैसे ही हमला होता है, तो ये सभी देश जो है वो उसका समर्थन करें। तो फिर आपके प्रश्न ये आता होगा कि अच्छा, तो अभी तक तो किया नहीं, महीना भर हो गया लड़ाई चलते हुए, तो अगर वाकई में सीएसटीओ जो है इतना इंपॉर्टेंट है और इतनी ये लोग जो इतनी पंचायती करते हैं और ऐसा इन्होंने आर्टिकल बना रखे हैं, संविधान बना रखा है, तो अभी तक क्यों नहीं किया इन्होंने एक दूसरे का समर्थन? वो इसलिए नहीं किया क्योंकि वर्तमान में जो लड़ाई चल रही है, जैसे अपन आर्मेनिया और ये आपका नागोर्नो काराबाख, और ये वो इलाका जो कि इसके द्वारा और इसके इस तरफ ऊपर जो है वो आपका अजरबैजान है। अभी तक लड़ाई जो है वो यहाँ तक नहीं पहुंची। अभी तक लड़ाई कहाँ पर हो रही है? तो इस नागोर्नो काराबाख और उसके सराउंडिंग एरियाज में, जो कि लीगली किसका है? लीगली अजरबैजान का है। सभी लोग जो उसको अजरबैजान का ही मानते हैं। तो इसलिए अभी तक ये टेरिटोरियली थ्रेटन नहीं हुए, इनके जो क्षेत्र है उसके ऊपर आक्रमण नहीं हुआ। जिस दिन अजरबैजान या टर्की की फोर्सेस जो है वो इस टेरिटरी को, इधर से अगर टर्की ने आक्रमण कर दिया और टर्की ने आक्रमण करके अगर इनके ऊपर इस तरफ से आक्रमण किया, उस दिन जो है वो ये सीएसटीओ का आर्टिकल 4 है वो इन्वोक हो जाएगा, और वो इन्वोक होगा तो इन 6 देशों को अपनी सेनाएं यहाँ पर भेजनी पड़ेगी, और ये युद्ध जो है वो और बड़ा स्वरूप ले लेगा। और बड़ा स्वरूप क्यों ले लेगा? क्योंकि इधर टर्की जो है वो पहले ही नाटो का सदस्य है, इसीलिए इसको डिस्कस इतना ज्यादा किया जा रहा है। क्योंकि नाटो जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यूरोप के पश्चिमी यूरोप के बड़े देश सारे जो है उसके अंदर है, यूएसए इसके अंदर है, और टर्की जो है वो इसका सदस्य है। तो एक तौर तो अगर उधर सीएसटीओ इन्वोक होता है, इधर ये नाटो का जो सदस्य है वो सब आ जाएंगे, और एक बड़ा युद्ध जो है वो बड़ा युद्ध यहाँ पर छिड़ सकता है, जो कि विश्व की शांति, सुरक्षा और स्थायित्व के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और इसीलिए जो है वो सभी चाहते हैं कि किसी तरीके से इसका पीसफुल रेजोल्यूशन हो जाए, क्योंकि विश्व जो है अभी किसी भी लड़ाई के अंदर जाने के लिए तैयार नहीं है। कोरोना वायरस और उसके जो पेंडेमिक और उसके बाद में लॉकडाउन और जो भी चीजें हुई है, उसके कारण विश्व की अर्थव्यवस्था पहले ही बहुत कमजोर है। पहले जो है लोगों की समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, और उसमें अगर ये युद्ध बढ़ता है तब समस्याएं जो है वो और ज्यादा आगे बढ़ सकती है। इसलिए इसका जो जियोपॉलिटिकल जो सिग्निफिकेंस है वो इस वॉर का बहुत ज्यादा बन जाता है। ठीक है, तो ये है सीएसटी। फिर तो अपन ने टर्की का इसके अंदर स्टैंड देख लिया, हमने इसके अंदर जो है वो रशिया का स्टैंड देख लिया, और बाकी और कौन से देश हैं? तो अन्य जो देश हैं उसमें यूएसए और अदर जो यूरोप के जो बड़े देश हैं, चाहे जर्मनी हो, फ्रांस हो, आपका ब्रिटेन हो, ये सभी देश ये चाहते हैं कि शांति से आप जो है सुलटारा कर लो, क्योंकि हम कोई नया देखा कि नाटो और सीएसटीओ के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहता, और इवन रशिया भी नहीं चाहता कि कॉन्फ्लिक्ट आगे बढ़े। तो सभी देश जो है वो ये चाहते हैं कि यहाँ पर शांति से जो है वो इसका हल निकल जाए, और इवन प्रयास भी किए गए बार बार, जो इनमें बीच में बातचीत करवा के और सीज फायर करवाने के प्रयास भी। इवन कल ही जो है वो एक सीज फायर करवाई गई, जो यूएसए के द्वारा, यूएसए के नेतृत्व में एक युद्ध विराम जो है वो करवाया गया। उससे पहले 10 अक्टूबर को रशिया के नेतृत्व में, रशिया के इंटरवेंशन से एक जो युद्ध विराम जो है करवाया गया, परंतु युद्ध विराम जैसे कल हुआ और आज वापस लड़ाई जो है वो फिर से छिड़ गई। तो युद्ध विराम जो है एक दिन भी नहीं चल रहे हैं। तो आप करवा तो रहे हो, कोशिश कर रहे हो कि किसी तरीके से ये हटे, बंद हो, परंतु कोई भी पार्टी जो है वो इसके लिए रेडी नहीं है। मतलब हर पार्टी दूसरे के ऊपर जो आरोप लगा देती है। आर्मेनिया अजरबैजान पे आरोप लगाता है कि भाई इन्होंने युद्ध विराम तोड़ दिया, और अजरबैजान जो है वो आर्मेनिया पे ऐसा आरोप जो है वो लगाता है। फिर इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि अजरबैजान जो है वो वैसे तो शिया
बाहुल्य देश, ठीक है, वहां पर शिया मुस्लिम और शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इस्लामिक विश्व का एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। सऊदी अरब और ईरान की जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके को हम देख सकते हैं। पर यहाँ पर टर्की जो कि सुन्नी देश है, टर्की सुन्नी देश होते हुए भी अजरबैजान का समर्थन कर रहा है जो कि शिया देश है। और दूसरी तरफ ईरान जो कि शियाओं की पंचायती करता है, शिया देशों का नेता है, वो आर्मेनिया को समर्थन कर रहा है। बड़ा अजीबोगरीब मामला है यहाँ पर कि भाई जब पॉलिटिक्स जो किस तरीके की होती है, रिलीजियस डिवाइड जो है वो सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए होते हैं, और जब हित आते हैं तब कौन किसका समर्थन कर देता है इसका आपको अंदाजा भी नहीं। यानी एक तरफ तो आपका अजरबैजान है, अजरबैजान के पीछे कौन खड़ा है, तो टर्की। और टर्की कौन है, ये साहब ये तो सुन्नी है, और ये कौन है, ये शिया है, ठीक है। और इधर आपका आर्मेनिया, और आर्मेनिया के पीछे कौन खड़ा है, ये ईरान खड़ा है। और ये क्या है, ये सब ये तो शिया है, ये शिया देश है। और ये कौन है, ये तो ईसाई है। और एक और तीसरा देश इजराइल, इजराइल की ना तो टर्की से बनती है ना ईरान से बनती है। और इजराइल जो है उसकी इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर भी इजराइल का इतना जो है वो मतलब हमेशा टेंशन ही रहती है। और ये इजराइल भी किसका साथ दे रहा है, ये भी अजरबैजान का साथ। तो इजराइल जो है वो भी अजरबैजान के साथ है, टर्की जो है वो भी अजरबैजान के साथ में, और ईरान जो है वो आर्मेनिया के साथ में, और रशिया जो है वैसे तो आर्मेनिया की तरफ झुका हुआ है, बाकी इन दोनों के साथ। तो इस और फिर एक अपना जो पड़ोसी देश है, इनके और काम है नहीं, तो ये पाकिस्तान जो है वो भी इधर। दुनिया कहीं कोई पंचायती हो तो ये जो है वो बाड़े की सेना इनकी है, और वो जो मर्सनरीज के रूप में, बाड़े के रूप में जो है वहां पर भी अजरबैजान टर्की के कहने पर ये लोग वहां गए। हालांकि पाकिस्तान के अंदर खुद के अंदर आंदोलन चल रहे हैं शिया और सुन्नी के डिवाइड में, वहां पर आंदोलन चल रहे हैं, और वहां पर आंदोलन के अंदर जो बड़े बड़े नारे लगाए जा रहे हैं कि भाई शिया जो है काफिर हैं, शिया काफिर हैं, शिया काफिर है, ठीक है। और वो पाकिस्तान ऐसे आंदोलन चलाने वाला पाकिस्तान जो है वो एक शिया देश के समर्थन के अंदर अपनी सेना जो है वो वहां पर भेज चुका। तो इस प्रकार की जियोपॉलिटिक्स जो है वो यहाँ पर चल। अब पाकिस्तान ने वहां क्यों भेजा है, तो ऑब्वियसली टर्की के इन्फ्लुएंस में, क्योंकि इनके पास में अब कुछ जो है बचा नहीं है। सऊदी अरब ने इनसे वैसे पल्ला झाड़ लिया, ईरान पहले इनको जो भाव कभी देता नहीं था, और अब इनके पास इनका जो माई बाप बचा है वो कौन बचा है, टर्की इनका माई बाप। और टर्की माई बाप तो वो जैसा कहेगा वैसा ये करेंगे, और जहां से इनको पैसे मिल सकते हैं तो बस वैसा है। इसराइल क्यों साथ दे रहा है, तो इसराइल और अजरबैजान के रिलेशंस जो है वो पहले से बहुत अच्छे हैं। इनके जो डिफेंस टाइज हैं, इनके जो ट्रेड का रिलेशन है वो काफी अच्छा, और इसलिए डिफेंस टाइज और ट्रेड के रिलेशन अच्छे होने के कारण इसराइल जो है वो अजरबैजान के साथ है। और यही कारण है कि ईरान जो है वो आर्मेनिया के साथ है, कि ईरान और आर्मेनिया के बीच में भी जो रिलेशंस हैं वो पहले से काफी अच्छे हैं, इसलिए रिलीजन जो है वो इसका इतना बड़ा पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो ये सिचुएशंस जो है वो यहाँ पर अन्य देशों, ठीक है, अपन ने बाकी सब देशों की देख ली। तो मेरा भारत मान वो कहाँ है, तो सब भारत का इसके ऊपर क्या स्टैंड है, तो भारत का जैसे सभी जगहों पर जो स्टैंड होता है वो यहाँ पर है, शांति के माध्यम से जो है वो हल निकाला जाए। इंडिया के द्वारा कहा कि भाई अपन क्या करें, तो पीस, शांति बनाए रखो, और कूटनीतिक हल जो है वो इसका निकाल, कूटनीतिक मतलब बातचीत के माध्यम से इसका हल निकाला जाना चाहिए। और इंडिया ने कहा कि सब एक ग्रुप है जिसका नाम है OSCE, और उसका जो ये है OSCE जो ग्रुप है, इसके माध्यम से इसका लीडरशिप के अंदर ये बातचीत। अब ये क्या है सब, OSCE है और नई चीज क्या आ गई, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन, इसको मिन्स्क ग्रुप भी कहा जाता है। ये जो संगठन है इसको एक और नाम इसका जो है वो मिन्स्क ग्रुप है। ये देखो ये क्या है, ये एक कुछ देश, जब ये अपने जो पहले पढ़ा कि नागोर्नो काराबाख का जो युद्ध हुआ था 1988 से लेकर 1994 तक, उसमें 92 के अंदर 1992 में कुछ देशों ने कहा कि साहब इनके ये लड़ रहे हैं, इनके बीच में कोई पंचायती तो करो। तो पंचायती कराने के लिए जो एक संगठन बना, उस संगठन को अपन कहते हैं OSCE या मिन्स्क। बुडापेस्ट में 1994 में इनकी एक इनका जो है वो समिट भी हुई, और इससे पहले इसकी शुरुआत जो 92 में ही हुई। मेन इसमें जो देश है, मेन जो पंचायती करने वाले देश हैं, वो इसमें रूस है, फ्रांस है और यूनाइटेड स्टेट्स। रूस, फ्रांस और यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो तो इसके चेयर है, ठीक है। और इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे देश, जैसे इसके अंदर जर्मनी है, इसके अंदर फिनलैंड है, इसके अंदर स्वीडन है, इटली है, इसमें जो है टर्की है। तो ये सब देश जो इसके सदस्य देश हैं, बेलारूस है, और इसका जो चेयर है वो चेयर 3 देशों के, 3 देशों में कौन कौन आता है, तो रशिया आता है, फ्रांस आता है और US आता है। और इन्होंने ये मिन्स्क ग्रुप जो है बना रखा है, और यही बातचीत जितनी करवा रहे हैं वो ये देश जो है वही इसके अंदर बातचीत, ये मिन्स्क ग्रुप जो है OSCE का
ये इसके अंदर करवाता। तो भारत ने भी यही कहा है कि इनके माध्यम से ही जो है वो ये सोल्यूशन निकलना है। अब हम इसका मतलब हुआ कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो एक तरीके से देखा जाए तो पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट, राजनीतिक रूप से एकदम सटीक स्टेटमेंट, पर हमारा वाकई में झुकाव किसकी ओर है? तो पॉलिटिक्स है। ताकि हम वाकई में झुकाव किसकी, वाकई में हमारा झुकाव देखें तो आर्मेनिया जो है उसकी तरफ हम ज्यादा झुके हुए। और आर्मेनिया की तरफ झुकने के हमारे पास बहुत सारे कारण हैं कि भारत जो है उसको प्रैक्टिकल, अगर जिसको कहा जाता है डिप्लोमेसी में रियल पॉलिटिक, कि अगर हम वाकई में प्रैक्टिकल बात करें तो प्रैक्टिकली हमें किसका साथ देना चाहिए? तो प्रैक्टिकली हमें जो है वो आर्मेनिया का ही साथ देना चाहिए। हमारे रिलेशन जो है वो आर्मेनिया से पहले भी बहुत अच्छे रहे, मतलब हिस्टोरिकली भी ये जो इलाका है उससे हमारे रिलेशन काफी अच्छे रहे। इवन आपने अगर एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी हो तो एंशियंट हिस्ट्री के अंदर ये कहा जाता है कि पहले जो है वो मित्र और नासत्य और इनके टेम्पल्स जो है वो इस तरफ मिला करते थे, इस एरिया में जो है मिले। तो जो मित्र का टेम्पल है वो बेसिकली कहाँ पर है? तो वो आर्मेनिया के अंदर ही वो मित्र का टेम्पल जो है। और इवन जो आर्मेनियन पॉपुलेशन है वो अपने आप को इंडिया से, यहाँ यहाँ का जो कल्चर है उससे काफी ज्यादा अलाइन करती कि वहां पर भी स्वास्थ्य जो है वो वहाँ की जो पहले की क्रिश्चियनिटी तो बाद में कन्वर्ट हुए, क्रिश्चियनिटी से जो पहले के जो लोग थे वो अपने आप को आज भी इंडिया से कल्चरली अपने आप से जुड़ाव मानते हैं। सिविलाइजेशनल जुड़ाव जो है उनका, सभ्यता के रूप में उनका जुड़ाव जो है आज भी इंडिया से, आज भी वो मानते हैं इस बात को कि हमारा और हम और इंडियंस जो अलग अलग नहीं है, हम एक ही हैं। बाद में हमारे यहाँ के लोग जो है वो कन्वर्ट होकर क्रिश्चियन बन गए, पर सिविलाइजेशनली अगर देखा जाए तो इंडिया एंड आर्मीनियंस आर बोथ इक्वल। वहां पर वो स्वास्तिक जो है उसकी पूजा करते हैं, अग्नि, उनके कल्चर के अंदर जो है वो अग्नि का बहुत बड़ा महत्व है। यज्ञ, वहाँ के लोग जो है वो वहाँ के लोग यज्ञ करते हैं। तो इस प्रकार की सभी चीजें जो है वो वहाँ पर होती है। इवन जो हमारे यहाँ के जो 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 चैत्र वगैरह इस प्रकार के जो कैलेंडर है, तो कैलेंडर भी उनका और इंडिया का जो कैलेंडर लगभग समान है, एग्जैक्टली समान है, पर उनका जो कैलेंडर है वो भी मार्च में ही शुरू होता है और हमारे यहाँ भी चित्र जो है वो मार्च में ही शुरू होता है। तो वो भी यहाँ पर समानता है। और इंडियंस के प्रति उनका जो रिएक्शन है वो बहुत पॉजिटिव रिएक्शन। आप अगर आर्मेनिया जाओ तो आर्मेनिया के लोग आपको मतलब ऐसा कभी फील नहीं होने देंगे कि भाई आप बाहर से आए हो या कोई दूसरे देश, वो इंडियन नाम सुनते ही जो है वो काफी पॉजिटिव रिएक्शन उनका रहता है। तो आर्मेनिया की साइड जो है वो हमारा झुकाव इसमें। तो भारत और आर्मेनिया के संबंधों को हम थोड़ा सा ब्रीफली चर्चा कर लें। 1991 में जब आर्मेनिया बना, जब सोवियत आर्मेनिया से आर्मेनिया बना, सोवियत रूस का विघटन हुआ, तब भारत ने आर्मेनिया को मान्यता दी कि हाँ, हम इसको रिपब्लिक ऑफ जो आर्मेनिया है उसको हम एक अलग देश मानते हैं। 95 के अंदर हमारे बीच में एक शांति और जो मित्रता है उसका एक समझौता हुआ, ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप जो है 95 में किया गया। उसके बाद में रेगुलर जो हाई लेवल की विजिट्स हैं वो भी होती रही है। यानी 95, 2003 और 2017 तीन बार जो है वो आर्मेनियन प्रेसिडेंट के द्वारा भारत की यात्रा की गई और भारत के विदेश मंत्री के द्वारा भी तीन बार जो है वो यात्रा की गई, 2000, 2006 और 2010 के। यानी हाई लेवल के ऊपर जो मिनिस्ट्रियल लेवल पर या बड़े जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके लेवल पर एक दूसरे की जो विजिट्स हैं वो लगातार हो रही है और ये दिखाता है कि मोमेंटम जो है वो बना हुआ है। ये तो वो विजिट्स हैं जो कि एक दूसरे की गई है, बाकी इसके अलावा भी बायलैटरली किसी तीसरी जगह पर जो है वो भी हम जो है आपस में मिलते रहते हैं। और बड़ी संख्या में भारतीय जो स्टूडेंट्स हैं, खासकर मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं, वो आर्मेनिया के अंदर निवास करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इन सभी चीज़ों के अंदर कि भाई हम और आर्मेनिया का जो समर्थन क्यों करते हैं, तो आर्मेनिया वो देश है जो कि खुलकर कश्मीर के मुद्दे पर भारत का समर्थन करता है कि कश्मीर जो है भारत का एक इंटीग्रल पार्ट है और कश्मीर के कुछ भाग पर पाकिस्तान के द्वारा कब्जा किया गया है। इस बात को रिकॉग्नाइज करने वाला अगर कोई देश है तो वो आर्मेनिया जो है वो ऐसा देश है। और इसलिए हमारा वापस इसमें हमारे इंटरेस्ट को अगर कोई समर्थन करेगा तो हम उसके इंटरेस्ट को समर्थन करेंगे। और दूसरी तरफ हमारे मिलिट्री टाइज जो है वो भी इससे बढ़ रहे हैं। तो पहले अब तक हम जो है वो हथियारों की आयात कर रहे थे, आजकल हम हथियारों का निर्यात भी कर रहे हैं। और हथियारों के निर्यात करने के अंदर भारत के द्वारा ये स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार्स जो है वो हमने एक्सपोर्ट करने का एक जो डील है वो साइन हुई आर्मेनिया के साथ। $40 मिलियन की ये डील है, $40 मिलियन की ये डील है, वो साइन हुई। और ऐसा नहीं है कि भाई ये इन्होंने भारत की तरफ अच्छा झुकाव देखते हुए डील, इस डील के अंदर भारत का जो कंपटीशन है वो रशिया से था। मतलब रशिया भी एक वेंडर था कि रशिया या तो सप्लाई करे या फिर इंडिया सप्लाई करे, पर आर्मेनिया का ये जो डील है वो भारत के साथ में।
तो कश्मीर के मुद्दे पर भी ये हमारे साथ में है, हमारे इनके साथ में हमारे वहाँ पर स्टूडेंट्स भी रहते हैं, यहाँ पर जो है वो हमारा डिफेंस टाइज जो है वो भी इनके साथ में काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। और वैसे भी कल्चरल और सिविलाइजेशनल जो टाइज हैं वो भी इनके साथ में हमारे अच्छे हैं। इसलिए भारत का झुकाव जो है वो इसमें आर्मीनिया के साथ में ये वो वेपन लोकेटिंग रडार है, तो स्वाति रडार जिसको कहते हैं, ये इस तरीके की 4 रडार जो है वो हम आर्मेनिया को दे रहे हैं। और ये वो पिक्चर है जिसके अंदर ये पिक्चर है यूनाइटेड नेशंस की असेंबली, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली की जो मीटिंग थी उसके अंदर 2019 में भारत और आर्मेनिया के जो भारतीय प्रधानमंत्री और आर्मेनिया के जो राष्ट्रपति हैं उन दोनों के बीच में ये बातचीत यहाँ पर हुई। और ये क्योंकि जब यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में टर्की गया तो टर्की ने वहां जाकर जो है वो पाकिस्तान की राग अलापने लगा और कश्मीर के मुद्दे को उसने यूनाइटेड नेशंस के अंदर उठाया, टर्की ने उठाया। और जब टर्की ने उठाया तो हमने कहा कि अच्छा तुम हमारे मुद्दे उठाते हो तो हम भी तुम्हारे लिए कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है तुम्हारे आसपास, हम जो है उसके अंदर भी कुछ ना कुछ पंचायती करेंगे। तो टर्की की एक तो समस्या इस आर्मेनिया के साथ में बनी रहती है और दूसरी टर्की की समस्या जो है साइप्रस के साथ। तो हमने साइप्रस का जो प्रेसिडेंट थे उनके साथ भी मीटिंग की और टर्की के ये जो आर्मेनियन प्रेसिडेंट उनके साथ भी मीटिंग। तो इस प्रकार से हमारे रिलेशन जो है वो इस तरफ ज्यादा। अजरबैजान के साथ क्या संबंध? अजरबैजान के साथ भी हमारे ऐसा कोई युद्ध नहीं है, लड़ाई नहीं है अजरबैजान के साथ में। तो इसीलिए हमारा विदेश मंत्रालय जो है वो ऐसा कहता है कि फ्रेंडली रिलेशंस एंड ग्रोइंग बायलैटरल कोऑपरेशन, हमारा जो द्विपक्षीय सहयोग है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और हमारे इनके साथ मित्रतापूर्वक संबंध है। हमारे कोई लड़ाई इनसे, अजरबैजान से भी हमारी किसी प्रकार की लड़ाई जो है वो नहीं है। हालांकि जब से अजरबैजान एक देश बना है तब से भारत और अजरबैजान के बीच में कोई बड़ी जो विजिट हो, किसी बड़ी लीडरशिप की विजिट हो, वैसा अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, जैसा हमने आर्मेनिया के अंदर देखा कि आर्मेनियन प्रेसिडेंट ने 3 बार भारत की यात्रा की और भारतीय विदेश मंत्री ने भी 3 बार आर्मेनिया की यात्रा की, वैसी यात्राएं जो है वो अजरबैजान के साथ में। और दूसरा कि अजरबैजान जो है वो खुलकर समर्थन करता है किसका? पाकिस्तान का। कश्मीर के मुद्दे पर अजरबैजान जो है पाकिस्तान का समर्थन करता है और इसलिए हमारा तो उनसे किसी प्रकार का नाता नहीं था, पर अब क्योंकि वो हमारे मुद्दों के अंदर अगर अपना पंचायती करेंगे तो फिर हमें भी जो है वो किसी न किसी तरीके से अजरबैजान को भी ये जवाब जो है वो देना पड़ेगा। तो वो पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। फिर हमारा कुछ छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट भी है और ओएनजीसी, जैसे हमने बताया कि कैस्पियन सी और कैस्पियन सी के पास का ये इलाका है, तो वहां पर ये जो ओएनजीसी है या ओएनजीसी जो विदेश में जब काम करती है ओएनजीसी, तो ये ओवीएल या ओएनजीसी विदेश लिमिटेड हो जाती है। तो ओवीएल के द्वारा कुछ इन्वेस्टमेंट वहां पर, और भारत की गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल जो है वो भी वहां पर एलएनजी का एक प्रोजेक्ट जो है वो करने का विचार कर रही है, सक्सेसफुल हुआ नहीं है। तो ऐसा एक छोटा मोटी चीज जो है वो भी है। दूसरा, अजरबैजान का एक और इंपॉर्टेंस ये है कि अजरबैजान जो है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का पार्ट है, अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा। ये एक परिवहन गलियारा है जो कि भारत से शुरू होता है और ईरान होते हुए रशिया पहुंचने के लिए हमने ये जो मतलब भारत से आप जाओगे अरब सागर के अंदर, अरब सागर से आप पहुंचो ईरान, ईरान का जैसे बांदर अब्बास या ईरान का चाहबार पोर्ट, ईरान के माध्यम से पूरा कैस्पियन सी, और कैस्पियन सी से हम जो है वो कहाँ पे पहुंच जाएंगे? रूस। तो ये जब कैस्पियन सी में हम जाएंगे तो वहां पर अजरबैजान जो है वो भी है और इसलिए अजरबैजान इस आईएनएसटी का इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट आ गए। रूस तक अगर हम पहुंचना चाहें तो उसके लिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाकी हालांकि ये अकेला ही इसका पार्ट नहीं, मेजर इस आईएनएसटी पार्ट है वो 3 है, भारत, ईरान और रूस। और ये तीनों ही देश जो है इसका समर्थन कर रहे हैं। तो ये तीनों देश में मतलब ये तो खुल के कर रहे हैं और भारत जो है वो भी समर्थन करता है आर्मेनिया। अब आगे क्या होना चाहिए? अब देखो इसमें एक और बात आती है, वो ये आती है कि भाई कई बार कुछ लोग जो है वो इस इशू को जो है वो इंडिया के कश्मीर का जो इशू है उससे कंपेयर कर लेते कि भाई जैसे अजरबैजान, हमने ये पढ़ा कि आर्मेनिया क्या चाहता है, आर्मेनिया समर्थन करता है सेल्फ डिटर्मिनेशन और अजरबैजान क्या चाहता है, तो वो कहता है कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, ये क्षेत्र हमारा है और हमारे अंदर ही रहना चाहिए, भले ही इसकी जो पॉपुलेशन है उसकी मेजोरिटी कुछ भी, उससे हमें कोई मतलब नहीं। वैसा इंडिया में भी है। हम अगर उसका सिंपल अगर देखा जाए तो ऐसा ही कि भाई ये इंडिया है, इंडिया में कश्मीर है, इंडिया और इंडिया में आपका कश्मीर आ गया इंडिया के अंदर,
अब यहाँ पर जो है ये हिंदू मेजॉरिटी है और यहाँ कश्मीर के अंदर मुस्लिम मेजॉरिटी है और इधर पाकिस्तान है और ये चाहते हैं कि कश्मीर जो है वो इनके साथ मिले या फिर ये चाहते हैं सेल्फ डिटर्मिनेशन हो और दूसरी तरफ हम चाहते हैं कि भाई हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी बनी रहनी चाहिए तो इसलिए हम जो है वो साथ हम ये चाहते हैं कि कश्मीर जो है और किसी का भारत का अभिन्न अंग है। ऐसा कंपैरिजन जो है कुछ लोग करते हैं, हालांकि ये कंपैरिजन जो है वो करना बहुत बड़ी मूर्खता है। वो वही कर सकता है जिसको इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का पता ना हो। देखो कश्मीर का जो इशू है वो इशू कोई हिस्टोरिकली कश्मीर के अंदर कश्मीर का विलय जो है हिस्टोरिकली कभी भी पाकिस्तान में नहीं हुआ। कश्मीर के जो राजा थे वो हरि सिंह थे और हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया और इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन साइन करके उन्होंने भारत के अंदर जम्मू कश्मीर रियासत का विलय किया है। ऐसा कोई विलय जो है वो वहां नहीं हुआ है। इस तरीके का विलय जो ये विलय जो है वो तो सेल्फ वहां का जो राजा है जिसके अंदर सॉवरेनिटी थी उस सॉवरेन राजा ने ये विलय किया, जबकि जो नगर्नो काराबाग के अंदर नगर्नो काराबाग अजरबैजान का पार्ट होगा, ऐसा वहां के किसी सॉवरेन जो रूलर है या फिर वहां का जो उस समय का जो रूलर है उसने ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया था, इसलिए उसको और इसको कंपेयर जो है वो नहीं किया जा सकता। ठीक है, और हम तो इवन ये कहते हैं कि भाई इंडिया ने पाकिस्तान जो है उस पाकिस्तान ने कश्मीर के ऊपर कब्जा कर रखा है। पाकिस्तान जो है उसके पास में पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है और वो हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को पहले से ही जो है वो डैमेज पहुंचा चुका। तो इसलिए इन दोनों मुद्दों को आपस में क्लब करना जो है वो सही नहीं है, हालांकि कुछ लोग जो है इस प्रकार की मिस्टेक करते। ठीक है, चलो खैर, हालांकि पर ये अभी तक कोई उठता नहीं है मुद्दा और यूं ही समझाने के लिए बात। अब आगे क्या होना चाहिए, तो आगे तो नॉर्मल बातें होती है। कॉन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन कैसे करो, तो शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत के माध्यम से करो और भारत जो है वो सब पॉलिटिकली न्यूट्रल है, हम तो न्यूट्रलिटी रखते हैं, किसी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो दोनों को पक्षों को कह रहे हैं भाई आप शांति से बातचीत कर लो। कोई भी अगर सीज फायर होती है, युद्ध विराम होता है, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन करो युद्ध विराम का। और जो आपका इंटरनेशनल कॉपरेशन है, जैसे कि अपने मिन्स्क ग्रुप की इनकी बात की, तो मिन्स्क ग्रुप वगैरह जो है उनकी जो बातें हैं या फिर वो आपस में बातचीत करवाए इनकी, और बातचीत करवा के ये मुद्दा शांत किया जाए। लड़ाई में कुछ नहीं पड़ा है, आराम से हो और फलो फूलो। ठीक है, तो ये है आपका अजरबैजान और आर्मेनिया का कॉन्फ्लिक्ट। धन्यवाद।